हेलो बच्चों। तो बच्चों आज आप लोगों ने FST 36 का पेपर दिया हुआ है और बच्चे हम लोग इसी का बच्चे डिस्कशन करने वाले हैं और जो हिंदी माध्यम के आपके पहले 23 क्वेश्चन हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो आपको नैना मैम कराएंगी। तो चलिए बच्चे हम लोग डिस्कशन का स्टार्ट। जैसा कि मिशन नीट 2025 के तहत हम लोगों का विजन है, सिंह सर का भी विजन है कि पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो इसी के तहत बच्चे हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं कि 5 अणुओं की क्रमशः गति आपको दे रखी है और आपसे पूछा है कि इसका रेशियो क्या होगा, मतलब उनका आरएमएस वेग और औसत वेग का अनुपात आपसे पूछा हुआ है। तो देखो भाई, यहां से जब आप निकालोगे औसत वेग, तो औसत वेग बच्चे क्या देगा, यहां से हम लोग निकालेंगे वी एवरेज। मतलब वी एवरेज क्या होगा, जितने भी आपको वेग दिए गए उनको जोड़ दो अपॉन जितने बार आपको वेग दिया गया है उससे क्या करो, डिवाइड कर दो। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1+2+3+4 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 अपॉन करोगे यहाँ पे 5, तो 5×4=9, 3×12 कितना हो गया आपका 15। ये देगा आपको 15/5, ओवरऑल कितना देगा ये 3 किलोमीटर पर सेकेंड। यहां से आपका आ जाएगा एवरेज। अगर हम लोग आरएमएस की बात करें तो हमेशा एक बात याद रखो, इसमें आप लोग रिवर्स चला करिए, पहले उसका वर्ग करो फिर उसका माध्य निकालो और फिर इसमें क्या कर दो, आप वर्गमूल कर दो। ठीक है। तो देखो यहां से जब आप वीआरएमएस निकालोगे तो वीआरएमएस को यहां से क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस होगा यहाँ पे V3 स्क्वायर प्लस आएगा आपका V4 स्क्वायर प्लस होगा यहाँ पे V5 स्क्वायर अपॉन क्या देगा आपको 5। अब यहाँ पे जरा वैल्यू रख जाओ तो भाई Vrms जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का हो जाएगा 16, 5 को देगा 25 बटे क्या आ जाएगा आपका 5। और इसका जो सम देगा वो दे देगा आपको बच्चे क्या 55 अपॉन क्या आएगा यहाँ पे 5 और ओवरऑल यहाँ पे क्या देगा आपको √11। अब आपसे पूछा हुआ है कि अनुपात क्या होगा आरएमएस वेग का। तो अगर हम लोग यहां से निकालेंगे Vrms टू वी एवरेज, ये बच्चे क्या दे देगा आपको √11 बट्टे कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आया है आपका 3, तो √11:3 आ जाएगा। तो अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो आपको पहला ही ऑप्शन क्या मिलेगा, सही मिलेगा। तो देखते हैं, आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि 1000 किलोग्राम की एक लिफ्ट को एक मोटी स्टील रस्सियों द्वारा सहारा दिया जाता है यदि लिफ्ट का अधिकतम त्वरण ऊपर की ओर है। कह रहे हैं कि अधिकतम त्वरण इसका क्या है बच्चे, ऊपर की ओर है और रस्सियों के लिए टूटने वाला प्रतिबल, यहाँ पे आपको प्रतिबल भी दे रखा है, वो कितना है, दैट इज 1.4 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो रस्सी का जो न्यूनतम व्यास है वो बच्चे कितना होना चाहिए, ये हमसे पूछ रहा है। क्योंकि आपका जो नेट एक्सिलरेशन है वो कहाँ पे है, आपका ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे जो रस्सी में टेंशन होगा वो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज इक्वल्स टू, ये देगा आपको mg+a। मास दे रखा है कितना है आपका 1000 किलोग्राम, एक्सिलरेशन कितना है 9.8 और सॉरी ये जी का वैल्यू है 9.8, एक्सिलरेशन कितना हो जाएगा 1.2। तो यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो, कितना देगा आपको 1000 इंटू, इसको जब समअप करोगे तो 0.2 मतलब 10 और एक क्या देगा आपको 11 दे देगा, और इंटू हम लिख सकते हैं 11 इंटू ये क्या हो जाएगा आपका 10⁻³ न्यूटन, ये दे देगा बच्चे आपको टेंशन। अब आपसे पूछा है कि प्रतिबल आपको दे रखा है, तो प्रतिबल इक्वल्स टू जानते हो आप क्या होता है, दैट इज नथिंग बट क्या होगा आपका फोर्स अपॉन एरिया, मतलब जितना भी आपका तनाव आया है अपॉन कितना हो जाएगा उसका एरिया। अच्छा, चूंकि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया माने तो कितना होगा आपका πr², हमसे पूछा हुआ है डायामीटर, तो डायामीटर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका πd²/4, जो कि आप जानते हो कि r इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं d/2। तो अगर हम लोग प्रतिबल की बात करें तो प्रतिबल इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, मतलब बल अपॉन क्या हो जाएगा एरिया। बल अभी आपने निकाला है 11 × 10⁻³ अपॉन पाई, मतलब क्या हो जाएगा 22/7 इंटू क्या होगा यहाँ पे d²। अच्छा, 4 ऊपर चला जाएगा ये वाला, और d² हमको निकालना है, d का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करना है। प्रतिबल आपको दे रखा है दैट इज 1.4 इंटू कितना है 10⁸ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 11 इंटू 10⁻³ इंटू 4 इंटू क्या आएगा यहाँ पे 7 अपॉन क्या देगा आपको 22। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, देखो क्या आएगा, यहाँ पे आप ये हटाइए -1 कर दीजिए, तो यहाँ पे 7 वन जा 7, 7 टू जा कितना हो जाएगा 14, 1 ये कितना आ जाएगा आपका 2, और 2 वन जा 2 कितना देगा आपको 2 2 जा 4, ये 2 से 2 क्या हो गया आपका चला गया। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे तो सिर्फ आपको क्या करना है, हाँ इक्वल्स इंटू क्या होगा यहाँ पे d² होगा। तो जब d² के लिए आप सॉल्व करोगे तो d² इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, दैट इज नथिंग बट ये क्या देगा आपको 10⁻, बचेगा यहाँ पे 7, इधर क्या है 10⁻³ इंटू क्या आएगा आपका 10⁻⁻�7
तो यहाँ पर जाएगा आपका 10 टू पावर माइनस का 4, तो डी का वैल्यू अल्टीमेटली क्या लिखा जा सकता है, 10 टू पावर माइनस का 2। ये आ जाएगा आपका मतलब 10 टू पावर माइनस 2, इसका मतलब अल्टीमेटली कितना हो जाएगा। अब ये आएगा आपका मीटर में, और आंसर अगर आप देखोगे तो सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, तो बस बेसिकली डी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चे वो क्या होगा, आपका पहला। देखिए भाई तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अनुनाद नलिका विधि द्वारा ध्वनि की गति मापने के लिए एक प्रयोग में 520 हर्ट्ज आवृत्ति की एक स्वरित द्विभुज का उपयोग किया जाता है। अनुनाद वायु स्तंभ की 2 क्रमिक लंबाइयां दे रखी हैं आपको, तब आपका जो वेलोसिटी होगा बच्चे, मतलब साउंड की वेलोसिटी होगी बच्चे, वो क्या होगी। देखिए ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग जब करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है आपका 2f, ये होता है आपका L2 माइनस L1। तो ये दे रखा है 2 और फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 520। L2 मतलब चूंकि सेंटीमीटर में दे रखा है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.7 माइनस कितना होगा 0.3। अब इसको जरा सॉल्व कर जाओ तो ये कितना होगा 0, 4, यहाँ पे क्या देगा आपको 5, 10, मतलब आ जाएगा 1040 इंटू क्या देगा आपको 0.4। अब आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो, 0 4 4 जा 16, यहाँ पे 1 4 1 जा 4, यहाँ पे आपका डेसिमल लग जाएगा, तो बेसिकली ये आएगा आपका 416 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा बच्चे आपका वी, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर क्या बनाते हैं, हीलियम नाभिक का फॉर्मेशन करते हैं। तो नाभिक की बंधन ऊर्जा, देखो अगर बाइंडिंग एनर्जी आपको याद हो तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, दैट इज नथिंग बट ये होता है आपका ZMP प्लस क्या होता है आपका ZMN प्लस क्या होता है यहाँ पे आपका ZMP प्लस A माइनस ZMN। ये क्या होता है आपका, दैट इज A माइनस Z। ये होता है आपका MN माइनस क्या होता है आपका मास ऑफ न्यूक्लियस टाइम्स क्या होता है आपका C²। अब चूंकि यहाँ पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा हुआ है, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनटू यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 931 से, 931.5 से मल्टीप्लाई करा जाता है। अगर हम बात करें हीलियम की, तो ये क्या होता है बच्चे 2He4। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या होंगे बच्चे आपके 2 होंगे। तो यहाँ पे जरा सॉल्व कर जाओ तो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है तो 2 ले लिया हमने कॉमन, MP प्लस MN आपको दे रखा है, मतलब यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, दैट इज 1.0087 प्लस क्या हो जाएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.0073, और यहाँ पे मास ऑफ न्यूक्लियस भी दे रखा है, कितना है 4.0015, और हमको गुणा करना है किससे, 931 से। बस भैया इसको सॉल्व कर जाओ, बस क्या करना है आपको, सम करना है इसका। तो 2 इंटू क्या होगा यहाँ पे जब आप ऐड करके लाओगे तो 7 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 8 7 15, एक कितना होगा आपका 16 होगा, एक आएगा इधर आ जाएगा 0, इधर क्या होगा 2, तो 2.0160 माइनस क्या होगा 4.0015 गुणे क्या हो जाएगा आपका 931। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, तो अगर आप मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 0, 2 6 आएगा 12, 2 1 जा 2 कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0, 4.0320 माइनस क्या देगा आपको 4.0015 इंटू क्या होगा आपका 931। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ देखिए, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना 4.030 को, तो यहाँ से हमको वैल्यू देगा 0.0305 इंटू क्या होगा आपका 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई करके हमको देगा 28.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही आ जाएगा बच्चे आपका आंसर। इसका मतलब क्या होगा, पहला ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी गैस को 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1 तक लिया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चक्रीय प्रक्रम 1 से 2, 3 से 1 में किया गया कार्य माइनस का n दे रखा है आपको P0 V0, तो आपसे n का वैल्यू पूछा हुआ है। तो देखो यहाँ पे कहा गया है कि प्रक्रम कहाँ से है, 1 से 2, फिर आपका 2 से 3। अब जरा देखो हम लोग 1 से 2 के लिए निकाल लेते हैं। तो भैया देखो 1 से 2 के लिए हो रहा है आपका एक्सपेंशन, प्रेशर है आपका कांस्टेंट। तो ये जो प्रोसेस है, अगर हम लोग 1 से 2 के लिए बात करें तो ये प्रोसेस क्या होगा आपका, समदाबीय प्रोसेस है। पहले तो ये समझो कैसा प्रोसेस है, ये समदाबीय प्रोसेस है। तो यहाँ पे हम लोग वर्क डन निकाल लेते हैं, मतलब क्या देगा आपको P इंटू क्या हो जाएगा आपका डेल्टा V। अब जरा देखो यहाँ से P इंटू डेल्टा V निकालोगे, मतलब ये एरिया अंडर द कर्व देगा, ये कितना है P0, और ये चेंज कितना होगा आपका 2, तो अल्टीमेटली यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 P0 V0। अब क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है,
तो ये जो वर्क डन होगा वो क्या होगा बच्चे, आपका पॉजिटिव होगा। अब 2 से 3 के लिए देखो भाई, 2 से 3 क्या है, ये आपका आयतन यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, 2 से 3 जो होगा बच्चे, ये होगा आपका सम आयतनिक प्रक्रम। क्या होगा आपका, ये सम आयतनिक प्रक्रम है ये। तो एक बात तो तय है बच्चा कि यहाँ पे वर्क डन मतलब डेल्टा वी 0 है, तो यहाँ का जो वर्क डन आएगा वो कितना होगा आपका, 0 हो जाएगा। अब यार तीसरे में देखो, तीसरे में बच्चे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है एक्चुअली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। तो इसके लिए भी निकाल लो भाई आपका जो एरिया अंडर द कर्व है, तो ये हो जाएगा आपका एरिया अंडर द कर्व, ये पूरा। और जब इसके लिए एरिया मतलब ये ट्रेपेजियम बना रहा है, आप ये समझिएगा। और ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो क्या होता है, दैट इज नथिंग बट हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू क्या होता है आपका हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल हाइट मतलब क्या हो जाएगा, ये वाली हाइट प्लस ये वाली हाइट। तो पी नॉट प्लस कितना होगा यहाँ पे, 2p0। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे हाइट की, तो हाइट बच्चे यही होगा, तो मतलब आ जाएगा यहाँ पे 2v0 आपका दे देगा हाइट। तो क्या होगा, 2 से 2 चला गया, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 3p0 और साथ में क्या रहेगा आपका v0, ये आ जाएगा आपका वर्क डन। और अगर ध्यान से देखोगे तो भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब कंप्रेस, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर हम लोग टोटल वर्क डन देखें तो जरा देखो भाई क्या होगा, W इक्वल्स टू कुछ ऐसे लिखेंगे, W1 प्लस W2 प्लस क्या होगा यहाँ पे W3। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो W1 के दे रखा है आपको 2p0 v0 प्लस हो जाएगा 0 माइनस कितना दे रखा है आपको ये तो माइनस हो जाएगा 3p0 v0। तो यहाँ पे जो आपको आंसर मिलेगा माइनस का क्या आएगा आपका p0 v0, मतलब ये क्या देगा आपको, माइनस का 1 दे देगा। और यही हो जाएगा बच्चे आंसर, मतलब चूंकि निगेटिव कोई है नहीं तो इसका मतलब n, हाँ ये माइनस में ही दे रखा है बेसिकली, तो इसका मतलब n का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। बस ये याद रखिएगा। सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखने वाली बात बच्चे ये है कि जो तीसरा प्रक्रम आपको दे रखा है उसमें आप कैसे वर्क डन निकालोगे, ठीक है। ये ट्रेपेजियम वाला कॉन्सेप्ट तो अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि दो कथन दिए गए हैं, जब कह रहा है कि अध्रुवित प्रकाश ध्रुवक पर पड़ता है तो संचारित प्रकाश की तीव्रता अपवर्तित रहती, नहीं भाई अपवर्तित थोड़ी रहेगी। यहाँ पे क्या है आपका जो अनसिमेट्रिक लाइट है, अगर ये पड़ेगा ध्रुवित इस पे ध्रुवण पर, तो क्या होगा, इसकी इंटेंसिटी बच्चे कम हो जाती है। अगर सपोज करो देखो ऐसे लाइट पास हो रही है, तो इसका सिर्फ लाइट का जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है वही तो आपका इधर आएगा। तो इसका मतलब है कि जो इंटेंसिटी थी वो कम हो गई, मतलब सेम तो नहीं है ना। तो इसका मतलब कथन पहला गलत हो गया। अब कह रहा है कि ये ध्रुवीकरण प्रकाश तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति का प्रमाण है। हाँ, अगर हम पोलराइजेशन की बात करें तो यही एक ऐसा प्रक्रम है जो डिफरेंशिएट करता है किसके किसके बीच में, बेसिकली साउंड वेव और लाइट वेव में डिफरेंस बताता है आपको। तो यही बच्चे क्या है आपका एक पोलराइजेशन ही है, जिससे हमें पता चलता है कि आपकी जो तरंग है वो कैसी है, अनुप्रस्थ प्रकृति का पुष्ट प्रमाण है। मतलब कथन पहला असत्य है और कथन सेकंड क्या हो जाएगा, सत्य। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका चौथा। मान ले कि F की स्थिति में R वाले कण पर कार्य करने वाला बल है और T मूल बिंदु के चारों ओर इस बल का टॉर्क है। यहाँ पे T नहीं होगा, टॉर्क होगा एक्चुअली, टॉर्क है ना। तो अब पूछा कि कौन सा यहाँ पे क्लियर होगा। अच्छा अगर आप देखो तो यहाँ पे F, तो आप जानते हो टॉर्क इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू F एंड टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू R एज वेल, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब जब दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आपको जो डॉट प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि टाउ डॉट एफ इक्वल्स टू भी 0 होगा, और क्या होगा यहाँ पे टाउ डॉट आर भी क्या होगा आपका 0 होगा, ठीक है। बस आपको ये समझना। देखो कहाँ से आता है ये, आप जानते हो ना टाउ इक्वल्स टू क्या होता है आपका आर एफ साइन थीटा। तो ये जो डिस्टेंस होती है ना, इसको देखो ऐसे लिखते हैं, टाउ इक्वल्स टू एफ इंटू लिख सकते हैं हम लोग आर साइन थीटा। तो ये जो आर साइन थीटा होता है ये बच्चे अपनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, और इसी को अगर आप देखोगे तो टाउ इक्वल्स टू यहाँ पे हम लोग लिखते हैं आर, इसको लिख लेते हैं एफ साइन थीटा। तो ये बच्चे आपका क्या होता है, फोर्स होता है जो आपका टॉर्क की डायरेक्शन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये लिखा हुआ है, ये आपको बात समझना है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि चित्र में विद्युत परिपथ के एक भाग को दर्शाया गया है तो धारा आई का मान होगा। तो धारा आपसे पूछी गई है, यहाँ पे धारा यहाँ से गई 3 एम्पियर, इधर से आई 3 एम्पियर, तो यहाँ पे आते आते आ गई ये 6 एम्पियर की धारा, और इधर से हमसे ये धारा आई गई है, लेकिन यहाँ पे क्या धारा है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है।
तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जानकारी बच्चे अपर्याप्त है, तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि इधर धारा कितनी है और इधर धारा कितनी है। तो इसका मतलब क्या होगा, अपर्याप्त जानकारी है इसमें, तो चौथा ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अल्फा कण v वोल्ट से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो F बल का अनुभव करता है। जब अल्फा कण को समान चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग 3 वोल्ट से क्या करते हैं, त्वरित करते हैं, तो अल्फा कण द्वारा अनुभव किए जाने वाला बल होगा। देखो अच्छा, आप लोग नॉर्मल फोर्स की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स क्या होगा, F इक्वल्स टू, यही तो होगा आपका QVB। देखो यहाँ पे अगर आप बात करो गतिज ऊर्जा की, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल दे रखा है, तो बेसिकली यहाँ पे जितना भी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं QV के इक्वल। तो यहाँ से जरा V का वैल्यू निकाल लो, तो आप V स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे इसको आप, ये हो जाएगा 2 टाइम्स QV अपॉन क्या आ जाएगा आपका स्मॉल m, तो V इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, स्क्वायर रूट 2QV अपॉन क्या देगा आपको, स्मॉल m। अब इस v की वैल्यू यहाँ पे रख जाओ, तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज नथिंग बट, ये क्या हो जाएगा q, और ये कितना आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट 2QV अपॉन क्या आएगा यहाँ पे m, इनटू क्या देगा आपको, b दे देगा। ये आपका कुछ ऐसा इनिशियल आएगा, बस इसको ऐसे रहने दो। F इक्वल्स टू हम लिख लेते हैं q, और यहाँ पे हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट 2QV अपॉन क्या देगा m, इंटू क्या हो जाएगा b। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे m मास है और b क्या है आपका, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, तो अगर हम लोग यहाँ से निकालें F1 और F2 का रेशियो, तो बच्चे F1 और F2 का रेशियो क्या देगा, कुछ ऐसा ही आएगा आपका V1 रेस टू V2, कुछ ऐसा देगा, मतलब पोटेंशियल के फॉर्म में। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो मान पहला F हमको दे ही रखा है, तो F1 क्या है, F है, F2 हमको निकालना है, और फिर कह रहे हैं कि पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल क्या है आपका, दे हैव गिवन द इनिशियल पोटेंशियल एज वेल। इनिशियल पोटेंशियल है बच्चे आपका V, ये हो गया V, और V2 कितना होगा आपका 3V, V से V चला गया, तो यहाँ से हम लोग जब F2 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो कितना देगा आपको, रूट 3 टाइम F दे देगा। इसका मतलब यही हो जाएगा बच्चे आपका करेक्ट आंसर, मतलब पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है कि द्रव्यमान m का आवेश Q2 त्रिज्या वाली आर्क एक वृत्ताकार कक्षा में स्थिर आवेश Q1 के चारों ओर घूमता है, तो Q2 का कक्षीय आवर्त काल आपसे पूछा हुआ है कि आवर्त समय क्या होगा। अच्छा, क्योंकि चार्जेस की बात हो रही है, और तो यहाँ पे आपका कूलम फोर्स काम करेगा, तो कितना होगा K Q1 Q2 बाई आपका R स्क्वायर, ठीक है, जाहिर सी बात है ये होगा। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या होगा आपका, चूंकि क्या होगा आपका, अंदर की तरफ एक फोर्स भी एक्ट करेगा आपका, सेंट्रीपेटल फोर्स, वो क्या होगा आपका mr ओमेगा स्क्वायर। तो आप ओमेगा को क्या लिख सकते हो, यहाँ से ओमेगा को लिखा जा सकता है 2 पाई अपॉन टी, तो यही जो फोर्स होगा इसे आप लिख सकते हो, दैट इज mr, यह क्या हो जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर अपॉन क्या देगा आपको, टी स्क्वायर। तो जरा रख जाओ यहाँ पे, तो ये क्या देगा आपको, k टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे m R इंटू क्या होगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन क्या देगा आपको टी स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप टी स्क्वायर के लिए सॉल्व करोगे तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका m R क्यूब 4 पाई स्क्वायर और अपॉन क्या देगा आपको k टाइम्स Q1 Q2, ये कुछ वैल्यू दे देगा। अगर यहाँ से आप t के लिए निकालोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, m R क्यूब इंटू क्या होगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा k टाइम्स Q1 Q2 टू होल पावर, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/2 mr क्यूब 4 पाई स्क्वायर अपॉन k टाइम्स Q1 Q2, ये कुछ ऐसा आएगा। तो 4 पाई स्क्वायर mr क्यूब k Q1 Q2, ये आ रहा है बच्चे आपका आंसर, ठीक है। तो जरा देखो भाई, तो ये आपका दूसरा तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर mr क्यूब अपॉन k टाइम्स Q1 Q2। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक जिसकी त्रिज्या r है, एक उपग्रह को ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा और उस कक्ष में उपग्रह की गतिज ऊर्जा। अच्छा देखो, गतिज ऊर्जा तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे क्या होगा, ये होगा आपका हाफ g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन क्या होगा बच्चे आपका r प्लस h, ये होगी आपकी गतिज ऊर्जा। अगर हम लोग बात करें कि त्रिज्या r है और ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो आवश्यक ऊर्जा होगी बच्चे वो क्या होगी। अच्छा, हम लोग को आवश्यक ऊर्जा बच्चे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इनिशियल हम सरफेस पे मान लेते हैं, आपकी जो चेंज इन एनर्जी कितना होगा, यहाँ पे सरफेस की एनर्जी मान लो बच्चे क्या है आपका जी mm/r, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का जी m स्मॉल m अपॉन क्या देगा आपको r प्लस h, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा जी mm अपॉन क्या आ जाएगा आपका r, ठीक है। यहाँ से मतलब आप चेंज निकाल लो डेल्टा u, ठीक
ठीक है, यहां से आपसे पूछा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करो, एलसीएम ले लो। तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्या बचेगा यहाँ पे, अगर आप डेल्टा यू का वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो आपको क्या देगा, ये आ जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ये देगा आपको एच अपॉन क्या आ जाएगा आपका आर, आर प्लस एच। अब आपसे इन दोनों का रेशियो पूछा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी और आवश्यक ऊर्जा और उपग्रह की गतिज ऊर्जा का आपका अनुपात पूछा हुआ है। तो पहले ये आवश्यक ऊर्जा लिख लो, जी कैपिटल एम स्मॉल एम एच अपॉन क्या दे रहा है आपको, आर, आर प्लस एच इंटू यहाँ पे जब करोगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ये हो जाएगा आर प्लस एच अपॉन क्या देगा आपको, जी कैपिटल एम स्मॉल एम। ये वैल्यू आपकी कट हो गई, आर प्लस एच से आर प्लस एच चला गया, तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा आपका 2h/r, ये दे देगा बच्चे आपका रेशियो। तो अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो यही बच्चे आपको करेक्ट ऑप्शन देगा, जो कि होगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा, 2h अनुपात r। कह रहा है कि एन मोल की एक आदर्श गैस के लिए तापमान को T से 4T तक दाब P इक्वल्स टू 8T1 बढ़ाया जाता है, जहां एक स्थिरांक है गैस द्वारा किया गया कार्य। देखो भाई, यहाँ पे आपसे P का वैल्यू दे रखा है, मतलब प्रेशर दे रखा है, आपसे पूछा गया है कि गैस द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अच्छा, अगर हम लोग देखें तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल्स टू nRT। तो यहाँ से अगर हम देखें तो वॉल्यूम को निकाल सकते हैं, दैट इज V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका nRT। अभी जो P का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे जरा यूज कर लो, AT-1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जब यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो जो V का वैल्यू होगा कितना देगा आपको, nRT2 अपॉन क्या आ जाएगा आपका A। अब चूंकि हमको पता है कि हमारा जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, W इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ये होता है आपका P डॉट dV। तो हमको dV चाहिए, यहाँ से देखो dV क्या आएगा, जब dV निकालोगे तो ये इसको डिफ्रेंशिएट करो तो यहाँ पे क्या देगा आपको, dV इक्वल्स टू ये आ जाएगा 2nr अपॉन आ जाएगा यहाँ पे A इंटू क्या रहेगा आपका T। ये कितना हो जाएगा, 2nr अपॉन A इंटू टी, और साथ में क्या रहेगा आपका dt। बस इसको जरा वैल्यू को रख जाओ यहाँ पे। तो P आपको पता ही है कितना दे रखा है, AT-1, और dV का वैल्यू आपने अभी निकाला है 2nr अपॉन A इंटू क्या है T, यहाँ पे क्या आ जाएगा dt। अब अगर ध्यान से देखो तो ये क्वांटिटी बच्चे क्या है आपकी, एक नियतांक है, तो ये हो जाएगा 2nr अपॉन क्या देगा आपको A, और A आपका और भी है साथ में, तो बेसिकली कट ही हो जाएगा, और T⁻0 मतलब 1 दे देगा, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका dt। अब क्या करो, इसको जरा डिफरेंस इंटीग्रेट कर जाओ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2nr, और यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या देगा आपको 2nrt, ये देगा। हाँ, लिमिट दे रखा है आपको t से, अच्छा लिमिट दे रखा है बच्चे t से 4t, यहाँ पे लिमिट दे रखा है t से 4t तक। तो यहाँ पे जब रखोगे लिमिट तो कितना हो जाएगा, 4t माइनस t देगा, तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 6t, 6nrt, ये दे देगा बच्चे आपको फाइनल आंसर। 6nrt बच्चे आएगा आपका फाइनल आंसर, मतलब चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 25 मिली हेनरी का एक शुद्ध प्रेरक 220 वोल्ट के एसी स्रोत से जुड़ा है, तथा स्रोत की जो आवृत्ति है बच्चे वो दे रखा है, स्रोत की आवृत्ति है परिपथ में आरएमएस धारा। देखो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि आई आरएमएस क्या होगा, और आई आरएमएस इक्वल्स टू क्या होगा बच्चे, ये होता है आपका वी आरएमएस अपॉन एक्साई एल होगा। यहाँ से बस हमको एक्साई एल निकाल लेना है, और एक्साई एल इक्वल्स टू क्या निकालोगे, ये होता है आपका ओमेगा एल, और ओमेगा को क्या लिख सकते हो आप, 2πf इंटू क्या हो जाएगा आपका एल। तो 2 ऐसे ही रहने दो, सारे वैल्यूज को रख जाओ और फिर सॉल्व करो। तो यहाँ से देखो भाई, जो आपको आई आर एम एस मिलेगा वो कितना देगा, ये आ जाएगा 220 अपॉन एक्साइल, मतलब 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू ये दे रखा है आपका एल दे रखा है कितना है, 25 मिली हेनरी है, तो 25 इंटू कितना हो जाएगा 10⁻⁻3, और क्या है ओमेगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि स्रोत की आवृत्ति है, तो आवृत्ति क्या दे रखा है यहाँ पे, स्रोत की आवृत्ति बच्चे, ये हमें लगता है कुछ मिसप्रिंट है इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में। तो ये दे रखा है आपको, हाँ ये फ्रीक्वेंसी बच्चे दे रखी है, आवृत्ति जो है ये 50 हर्ट्ज है, ये आपको इंग्लिश वाले पेपर में दे रखा है, 50 हर्ट्ज आपको आवृत्ति दे रखी है, ठीक है। चलो भाई देखो, यहाँ पे 50 ओमेगा दे रखा है, तो इसका मतलब एफ आपको दे रखा है, दैट इज 50। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 50 हो जाएगा, और एल आपको दे ही रखा है, यहाँ पे वैल्यू रख जाओ, 7 आपका ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे आई आर एम एस क्या बचेगा, ये हो जाएगा 220, मतलब ये बचेगा आपका 10।
तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये आ जाएगा 10 बटे, देखो 50 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा आपका देगा। अच्छा 10⁻³ को भी ऊपर लेके चले जाओ तो 10⁻+3 हो जाएगा। तो 25 यहाँ पे कितना आ जाएगा 100, और ऊपर क्या गया है आपका 7 गया है, इंटू क्या होगा यहाँ पे ये हो जाएगा 100। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे क्या देगा आपको 70 इंटू क्या आएगा 10⁻³ - 2, क्या बचेगा, इसको हम ऊपर लेके जाते हैं तो 3 - 2 हो जाएगा, ये 1 दे देगा, अपॉन क्या बचेगा यहाँ पे 25 बचेगा। अब बस इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे बेसिकली आपको इस वैल्यू को सॉल्व करना है, मतलब 700 अपॉन कितना होगा आपका 25, तो ये कितना हो जाएगा आपका 25 2 50, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 200, यहाँ पे 8 आएगा, 28 एम्पियर बचे दे देगा आपको IRMS धारा, मतलब जो आपकी वर्ग माध्य मूल धारा होगी वो कितनी होगी 28 एम्पियर। देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 14 है, कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण 1.73 अपवर्तनांक वाले पारदर्शी कांच के स्लैब पर पड़ती है। यदि परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण परस्पर लंबवत हैं तो आपसे पूछा है यहाँ पे आपतन कोण क्या होगा। यहाँ पे देखो कह रहा है कि आपतन कोण आपसे पूछा गया है, और कह रहा है कि लंबवत आपस में ये लंबवत है। तो भाई देखो मतलब लंबवत कब होगा, मतलब ब्रेविस्टर एंगल की बात हो रही है यहाँ पे, तो मतलब म्यू इक्वल्स टू कितना होता है आपका, दैट इज 10 IP। तो यहाँ पे म्यू इक्वल्स टू, यहाँ पे आपतन कोण ही तो पूछा हुआ है आपसे, मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यहाँ पे आपको ये दे रखा है दैट इज 1.73 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 10 IP। तो IP निकालोगे तो यहाँ से क्या देगा आपको tan इनवर्स कितना देगा आपको 1.73, और ये जो वैल्यू होता है वो √3 का वैल्यू होता है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा √3, और tan इनवर्स √3 मतलब क्या दिया आपको 60 डिग्री, इसका मतलब जो आपका एंगल होगा वो क्या आएगा आपका 60 डिग्री। तो 14th का बचे थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक ब्लॉक चिकने तल पर 15 मीटर पर सेकंड की गति से क्षैतिज रूप से चल रहा है। यदि 10 न्यूटन का एक स्थिर ऊर्ध्वाधर बल कार्य करता है तो 4 सेकंड के अंत में बल के अनुप्रयोग बिंदु से बल का विस्थापन है। तो पहले जरा एक काम कर लो, यहाँ पे पहले आपको क्या काम करना है, मास आपको दे ही रखा है, यहाँ पे क्या है आपका 10 किलोग्राम है, और यहाँ पे आपको स्पीड दे रखी है इसकी कितनी है 1.5 मीटर पर सेकेंड, ऊर्ध्वा मतलब क्षैतिज की गति है ये याद रखिएगा, और 10 न्यूटन का यहाँ पे बल काम कर रहा है, मतलब F का वैल्यू भी दे रखा है कितना है आपका 10 न्यूटन है। तो एक काम करो यहाँ से जरा निकाल लो आपको त्वरण, तो कितना हो जाएगा ये देगा आपको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो A इक्वल टू क्या आएगा आपका F/m, मतलब 10/10 कितना दे देगा आपको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दे देगा आपको एक्सेलरेशन। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ऊर्ध्वाधर में कितनी इसने दूरी तय की, तो मान लेते हैं ये दूरी क्या है SY है, ये कितना हो जाएगा आपका हाफ AT², चूंकि इसका जो त्वरण है ऊर्ध्वाधर बल कार्य करे ना, तो ऊर्ध्वाधर ये क्या होगा आपका त्वरण होगा हाफ A कितना है बच्चे आपका 1T कितना हो जाएगा आपका 16, ये कितना आएगा आपका 8 मीटर। हम लोग क्षैतिज दिशा में जरा निकाल लेते हैं, तो SX क्या देगा, अच्छा वेलोसिटी दे रखी है, तो वेलोसिटी दे रखी है और टाइम भी दे रखा है आपका कितना है 4 सेकंड, तो कितना आ जाएगा आपका 6 मीटर। तो आपसे टोटल पूछा है, मतलब एस एक्स में 6 है, एस वाई में 8 है, तो जब एस नेट निकालोगे तो कितना देगा आपको 8 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर, मतलब ये देगा आपको 10। 64 + 36 कितना हो जाएगा 100, मतलब 10 आपका आंसर आ जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर उसके सतह के निकट गतिज ऊर्जा के साथ चक्कर लगा रहा है। तो भैया एक यहाँ पे कह रहा है कि उपग्रह के चारों ओर उसके सतह के निकट गतिज ऊर्जा ई से चक्कर लगा रहा है, तो उसे पृथ्वी से पलायन के लिए कितनी ऊर्जा क्या देनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है। अच्छा जरा देखो कि भाई इसका जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना होगा, हाफ mv0² के इक्वल होगा, मतलब v0 क्या है आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी है। अब क्या कह रहा है कि इसको पलायन वेग के लिए, तो आप जानते हो कि मतलब इसके वेलोसिटी से मूव कराना पड़ेगा, तो आप इस रिलेशन जानते हो क्या होता है, v इक्वल्स टू होता है आपका √2 टाइम्स ऑफ v0। तो जब आप क्या निकालोगे पलायन के लिए काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका हाफ m, ये कितना हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ v0 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, दो आगे ले लो, यहाँ क्या बचेगा आपका हाफ m, ये आ जाएगा आपका v0²। तो यहाँ से जो ई डैश का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 2 इंटू ये क्या दे देगा आपको ई दे देगा, ये आ जाएगा 2e। अब ये तो फाइनल एनर्जी है ना, कितनी एनर्जी एक्स्ट्रा, पहले ई थी अब कितना हो गया 2e, तो जो एनर्जी दी गई उसको वो कितनी दी गई, एनर्जी ई ही तो दी गई, मतलब 2e माइनस क्या हो जाएगा आपका ई,
और यही वाली क्या होगी आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, जो कि आपको ऑप्शन देगा बच्चे तीसरा। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर 22 ग्राम CO2 को O2 के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण का तापमान आपसे पूछा है। तो देखो यहाँ पे जो टी मिक्सचर हो जाएगा वो कितना देगा आपको, ये होगा आपका N1 F1 T1 प्लस क्या होगा आपका N2 F2 T2 अपॉन क्या दे रखा है आपको N1 F1 प्लस क्या होगा आपका N2 F2। N1 मतलब क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है गिवन मास अपॉन टोटल मास, तो गिवन मास कितना है 22 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे 44, तो ये क्या देगा आपको 1/2। और N2 अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 16/32, तो इसका वैल्यू भी कितना आएगा आपका 1/2 आएगा। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो देखो भाई क्या F1 दे रखा है आपको और T1 T2 को जरा केल्विन में कन्वर्ट कर लो, तो यह क्या हो जाएगा 1/2 इंटू क्या है आपका F1 कितना है बच्चे आपका 7 इंटू T1 की बात करें तो ये है 300 प्लस N2 दे रखा है 1/2 और F2 क्या होगा यहाँ पे 5 दे रखा है प्लस T2 कितना हो जाएगा 310, ये कितना देगा आपको 310 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1/2 इंटू हो जाएगा 7 प्लस 1/2 इंटू क्या देगा आपको 5, तो 1/2 तो आपका कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या देगा आपका 12100 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 0 5 1 जा 5, ये क्या देगा आपको 5 3 जा 15 अपॉन यहाँ पे क्या देगा आपको 7 5 12। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो बच्चे क्या आएगा आपका, देखो जरा ऐड कर लो, 0 ये दे दिया आपको 5, ये 5 1 6 हो गया, ये 3 3650 बटे क्या देगा आपको 12, यहाँ से कट कर लो तो 3 टाइम्स जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 0 12 4 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा 304.16 केल्विन। अब क्या करो इसमें जरा सब्ट्रैक्ट कर जाओ, तो ऑब्वियस सी बात है कि 273 को सब्ट्रैक्ट करोगे इससे तो 304.16 माइनस क्या करोगे 273, तो देखो क्या देगा यहाँ पे 0.16 तो बच ही जाएगा, तो इसके बाद क्या आएगा 1 आएगा और 10 में 7 गया बचेगा आपका 3, तो 31.16 डिग्री सेल्सियस दे देगा, जो देगा आपको बचे पहला ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि यदि 4/3 और 3/2 क्रमशः जल और कांच के अपवर्तनांक हैं और जल में यात्रा करती हुई प्रकाश की किरण कह रहा है कि 30 डिग्री पर जल कांच के अंतरा पृष्ठ पर आपतित होती है, अपवर्तन कोण होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। तो देखो भाई जरा ध्यान से, एक इंटरफेस दे रखा है आपको यहाँ पे 4/3 और 3/2 की बात हो रही है यहाँ पे, तो कहां से कहां जा रही है किरण, कह रहा है कि जल में यात्रा करती हुई प्रकाश की किरण 30 डिग्री पे जल कांच के अंतरा पृष्ठ पर आपतित होती है। तो जो इंटरफेस दे रखा है वो क्या है आपका, वो है जल और कांच का आपका क्या है इंटरफेस है। तो भाई इधर का आपको दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3 और इधर का कितना है बच्चे आपको 3/2, यहाँ से एक किरण गई तो देखो भाई क्या होगा, जल से कांच में जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा टूवर्ड्स द नॉर्मल आपका बेंड हो जाएगा। ये एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्री, इसका आप पता है स्नेल्स लॉ यूज करना है, तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है आपका μ1 sin 30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे μ2 क्या होगा आपका sin r। μ1 हमको दे रखा है 4/3 sin 30 1/2, μ2 हमको निकालना है, अपवर्तन कोण निकालना है, तो μ2 भी दे रखा है आपको, ये कितना है आपका 3/2 इंटू क्या होगा यहाँ पे sin r, तो ये 2 आपका कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा अल्टीमेटली यहाँ पे आपका हो जाएगा 4/9 इक्वल्स टू होगा आपका साइन आर के इक्वल, ये होगा साइन आर, तो यहां से जब आप आर निकालोगे तो कितना देगा आपको साइन इनवर्स, ये क्या देगा आपको 4/9, तो साइन इनवर्स 4/9 बच्चे क्या होगा, यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए कह रहे हैं कि एक अल्फा कण V वोल्ट के विभवांतर से गुजरने के बाद एक नाभिक से टकराता है, यदि नाभिक का परमाणु क्रमांक क्या है Z है, तो अल्फा कण की नाभिक के निकटतम पहुंच की दूरी आपसे पूछा हुआ है कि जो निकटतम पहुंच की दूरी होगी बच्चे वो क्या होगी। तो देखो भैया यहाँ पे क्या होगा, आपका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना होगा KQ1 Q2 अपॉन क्या होगा यहाँ पे d² होगा। अब यहाँ पे देखिए आपसे क्या बोला हुआ है कि अल्फा कण का पोटेंशियल दे रखा है, मतलब V वोल्ट से गुजरने के बाद एक नाभिक से क्या कर रहा है टकरा रहा है, और परमाणु क्रमांक भी दे रखा है आपको उसका। तो यहाँ से क्या कर सकते हो आप लोग D, क्योंकि हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे D होगा बेसिकली, तो ये आपको K एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे अगर हम लोग लिखें तो क्या लिख सकते हैं K टाइम्स ये क्या हो जाएगा 2E इंटू क्या होगा यहाँ पे ZE अपॉन क्या रहेगा आपका D।
तो आपसे पूछा है कि अल्फा कण की नाभिक से निकटतम पहुंच की दूरी होगी, मतलब डी का वैल्यू आपसे पूछा है। अब आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हो दैट इज नथिंग बट क्या होगा आपका क्यू वी के इक्वल होगा। तो यहां से हमको दे रखा है कि अल्फा कण की बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसे आप क्या लिखोगे, ये हो जाएगा 2e इंटू क्या आएगा आपका v इक्वल्स टू, आप यहाँ लिखोगे k टाइम्स, ये हो जाएगा 2e इंटू क्या होगा आपका जेड ई अपॉन आ जाएगा यहाँ से d। तो 2e से 2e चला गया, तो आप यहाँ से d के लिए जब सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा, ये आ जाएगा k इंटू ई अपॉन क्या देगा जेड अपॉन वी, कुछ ऐसा वैल्यू दे देगा। के का वैल्यू जानते हो आप कितना होता है 9 इंटू 10⁻⁹ और ई का वैल्यू कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और इधर क्या हो जाएगा आपका जेड अपॉन वी। अब इसको जरा सॉल्व कर जाओ तो 16 9 जा कितना होगा आपका 144, मतलब 14.4 इंटू कितना होगा यहाँ पे 10⁻⁻10 और ये क्या देगा आपको जेड बाई वी। 14.4 इंटू 10 क्या हो जाएगा -10, तो जानते हो इसको आप एंगस्ट्रॉम लिख सकते हो। तो बेसिकली कितना हो जाएगा 14.4 जेड बाई वी और ये क्या हो जाएगा आपका एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि पोजीशन आपको दे रखी है और आपसे पूछे कि पहले 5 सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरी। देखो बच्चे ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, पहले देख लो कहीं पे आपकी वेलोसिटी 5 सेकंड के इनसाइड बच्चे 0 तो नहीं हुआ है, पहले तो ये देख लिया करो। तो पहले जरा यहाँ पे देखो कि मान लेते हैं कि ये है क्या आपका ओरिजिन, पहले तो ये देखो t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे है। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 प्लस क्या होगा यहाँ पे 12 इंटू 0 माइनस क्या होगा 0, मतलब ये क्या देगा आपको 6। मतलब यहां से बच्चे क्या किया है, इसने मोशन को स्टार्ट करा है यहाँ पे 6 मीटर से, ये बात याद रखिएगा। ये आपका ओरिजिन, ये डिस्टेंस कितना हो गया बच्चे आपका 6। बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि वो वेलोसिटी, मतलब वो टाइम जहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है 0, तो मान लेते हैं जरा देखो यहाँ पे क्या होगा, ये इनसाइड 5 सेकेंड, तो यहाँ से जब वेलोसिटी निकालोगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा आपका 12 माइनस का देगा आपको 4t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे 0 कर दो इसको। तो यहाँ से जो t का वैल्यू आ जाएगा वो कितना होगा बच्चे आपका 3 सेकेंड, मतलब तीसरे सेकंड पे आपकी जो वेलोसिटी हो रही है वो क्या हो रही है 0 हो रही है। तो t इक्वल टू 3 सेकंड पे निकालो जरा पोजीशन वो पहुंचा कहां तक, जब t इक्वल टू 3 रखोगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 प्लस ये देगा 12 36 माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 18, तो ये दे देगा बच्चे आपको 24। मतलब ये यहाँ से कुछ यहाँ पहुंच गया, ये इसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी और ये टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चे आपका ओरिजिन से 24 मीटर 3 सेकंड में। अब देखिए जरा हम लोग अगर 5 सेकंड में पोजीशन निकालें तो x एट 5 क्या देगा आपको, ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 60 माइनस क्या आ जाएगा आपका 50, ये क्या देगा आपको 16। इसका मतलब है कि कहीं पे ये वापस इसने डायरेक्शन चेंज किया है और ये यहाँ पे कहीं पे आ गया है। 16 6 ये था, तो मान लेते हैं यहीं पे कहाँ पे है आपका 16 पे है, ठीक है। मतलब इसने जो टोटल डिस्टेंस ये ट्रेवल करी है आपकी कितनी ट्रेवल होगी, ये डिस्टेंस होगी बच्चे आपकी 16। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब यही डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा और ये वापस यहाँ पे आ गया, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये बच्चे दे रखा है 6, ये है 24, तो इतना डिस्टेंस कितना बचा, ये जो डिस्टेंस बचेगा वो कितना आएगा आपका 18। अब इतना क्या है आपका 16 है और ये क्या था आपका पूरा 24, तो 24 में 16 को घटाओगे तो कितना आएगा आपका 8। तो 18 प्लस 8 यही हो जाएगी बच्चे आपकी दूरी। तो 18 प्लस 8 मतलब दे देगा आपको 26 मीटर। तो 26 मीटर ये आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो 20वें का आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। कह रहे किसी माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग में यदि ई नॉट का वैल्यू दे रखा है आपको 9 और प्रकाश की चाल बचे 3 है, तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम होगा, तो आप जानते हो क्या होता है ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे सी। ई नॉट का वैल्यू दे रखा है 9 है, बी नॉट आपसे पूछा हुआ है, सी आपका स्पीड ऑफ लाइट हो गया, 3 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 10⁸, तो ये हो जाएगा 3। तो जो बी नॉट का वैल्यू होगा वो कितना देगा आपको, दैट इज ये आएगा 3 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला, ये आ जाएगा आपका बी नॉट का वैल्यू, जो कि होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एक्स एच के अनुदेश एक पिंड का विस्थापन समय पर निर्भर करता है, जहां पे आपको दे रखा है कि स्क्वायर रूट एक्स इक्वल्स टू क्या है आपका टी प्लस 1 है, तो पिंड का वेग पूछा है। तो जब इसको हम लोग एक्स के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे टी प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा और इसको क्या करो डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप v इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे 2 टाइम्स टी प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, ऑब्वियस सी बात है, देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू क्या है आपका t प्लस 1 है, तो मतलब टाइम बढ़ने के साथ वेलोसिटी क्या होगा आपका बढ़ेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या आएगा आपका फर्स्ट।
देखिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित चित्र में एक्स और वाई चिन्हित लॉजिक गेट्स को पहचाने। आपको लॉजिक गेट को पहचानना है कि ये कौन सा है, और गेट है, नैंड गेट है, या नैंड या और है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो जरा यहाँ पे देखो, आपको दे रखा है और ये यहाँ से कुछ ऐसे गया हुआ है, ए और बी। ये जो गेट होगा वो कौन सा होगा, ये होगा आपका नैंड गेट। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये गेट कौन सा हो जाएगा आपका, ये होगा बच्चे आपका और गेट। तो ये होगा नैंड और दूसरा क्या होगा आपका और, मतलब दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, नैंड और। बच्चे ये था आपके पहले 23 क्वेश्चन का डिस्कशन, और इसके बाद का डिस्कशन आपको नैना मैम कराएंगी। सो थैंक यू सो मच बच्चों। गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा आज फिर से हम एफएसटी के पेपर में डिस्कशन करने जा रहे हैं। बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 से 23 डिस्कस कर चुके हैं शिवम सर, और आगे के जो क्वेश्चन है मैं डिस्कस करूंगी क्वेश्चन नंबर 24 to 45। तो बेटा बिना लेट किए हुए अपने सिंह सर का सपना जो है फिर से याद करते हुए कि हम पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको, इस सपने को साथ लेते हुए आगे चलते हैं। और बेटा हम क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग समांतर है। तो बेटा विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग समांतर कब है, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो b प्लस ई तो हमारा नहीं होता है, ई भी नहीं होता, हमारा वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी हमारा सही आंसर है। ये भी आंसर हमारा गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 बेटा संबंध P इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा e टू दी पावर माइनस अल्फा जेड अपॉन के थीटा में, जहां P दाब है, जेड दूरी है, के बोल्ट्जमैन स्थिरांक है तथा थीटा तापमान है, बीटा का विमीय सूत्र होगा। तो बेटा हमसे बीटा का विमीय सूत्र पूछा गया है। अगर हम इक्वेशन देखें हमारी है तो P इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा e टू दी पावर माइनस अल्फा जेड अपॉन के थीटा। तो बेटा अगर हम इससे अल्फा की वैल्यू निकालना चाहें तो हमारी अल्फा की वैल्यू उससे क्या आएगी, अल्फा की वैल्यू आएगी हमारी यहाँ पे के थीटा अपॉन जेड, जिसमें के क्या है हमारा बोल्ट्जमैन स्थिरांक है। तो इसकी जो विमा होती है बोल्ट्जमैन स्थिरांक की बेटा क्या होती है, mL2t-2 के इनवर्स। तो mL2t-2 के इनवर्स, और बेटा थीटा जो है हमारा टेम्परेचर है तो के हो जाएगी, और जो हमारा यहाँ पर z है, z हमारा दूरी है यहाँ पर, तो z दूरी है, इसकी विमा हो जाएगी l। तो बेटा जब हम इससे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से k इनवर्स है, k है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, l है यहाँ पे l टू दी पावर 2 है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारी अल्फा की क्या विमा आ जाएगी, mL2, हमें अल्फा मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, बीटा का विमीय सूत्र निकालना है। तो बेटा जो हमारी अल्फा अपॉन बीटा की जो विमा होगी वही हमारी क्या विमा होगी, पी की होगी। तो यानी कि P इज इक्वल टू हमारा अगर अल्फा अपॉन बीटा है तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन P हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू बेटा यहाँ पे है mL2, और P की वैल्यू बेटा P की विमा हमारी क्या होती है, दाब की विमा mL-1t-2। तो mL-1t-2। तो बेटा अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे t-2 m और m दोनों ही क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ l टू दी पावर -1 है, यहाँ l की पावर 1 है, तो l ऊपर जाएगा तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे L2। तो बीटा की विमा बेटा हमारी यहाँ पे आ गई L2, या हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो m0 L2 T0। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन जो है बेटा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बेटा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है, m0 L2 T टू दी पावर 0। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, यदि प्रणालिका की एक कुंडली की प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या दुगनी कर दी जाए तो प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व होगा। बेटा स्वप्रेरकत्व बोल रहा है, तो बेटा जो हमारा कुंडली का जो स्वप्रेरण होता है, स्वप्रेरण का क्या सूत्र होता है, μn²Al। तो बेटा जो हमारा स्वप्रेरण होता है उसका क्या हमारा सूत्र होता है, क्या फॉर्मूला है, μn²Al। तो बेटा Al, तो यानी कि हमारा जो स्वप्रेरकत्व है या स्वप्रेरण है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n² के। अगर कुंडली अगर फेरों की संख्या दुगनी कर दी जा रही है, यानी कि फेरों की संख्या क्या हो जा रही है, 2n हो जा रही है, तो स्वप्रेरण पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर फेरों की संख्या 2n हो जा रही है तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 4n²। तब हमारा स्वप्रेरण क्या हो जाएगा बेटा, हमारा 4 गुना हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, आधा तो नहीं होगा, अपरिवर्तित भी नहीं है, 2 गुना भी नहीं है, हमारा जो स्वप्रेरण है वो 4 गुना हो जाना
हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 27, यदि सर्किट में कुल प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए n बराबर प्रतिरोधकों का उपयोग किया जाता है तो अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात है। बेटा हमें प्रतिरोध अधिकतम कब मिलेगा, जब हम उसे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और हमें न्यूनतम कब मिलेगा, जब हम उसे समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो बेटा अगर हम R इक्विवेलेंट निकालें और बेटा वो कह रहा है कि जो है n बराबर प्रतिरोधकों के लिए बोल रहा है, तो अगर R इक्विवेलेंट निकालें तो R प्लस R कहाँ तक जाएगा बेटा, n तक जाएगा। यानी कि अगर हम इस तरह से लिखें तो हमारा आना चाहिए NR, ठीक है। अगर हम समांतर क्रम के लिए निकालें R इक्विवेलेंट तो यानी कि हमारा 1/R प्लस 1/R अप टू हमारा जाएगा बेटा यहाँ तक n तक जाएगा, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा n/R। और अगर हम R की वैल्यू उससे निकालें, R इक्विवेलेंट निकालें तो हमारा n/R है, हमारा इनवर्स हो जाएगा तो होगा R/n। अब वो बोल रहा है अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों का हमें अनुपात चाहिए, यानी कि हमको चाहिए यहाँ पर जो हमारा, इसको हम लोग R इक्विवेलेंट जो है केवल R इक्विवेलेंट मानते हैं, इसको R डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट अपॉन R डैश इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, R इक्विवेलेंट है हमारा NR और R डैश इक्विवेलेंट है हमारा R/n, यानी कि आया हमारा R से R तो हमारा कट गया, आया यहाँ पे n स्क्वायर अपॉन 1। तो हमारा जो रेशियो हमें मिला वो मिला n स्क्वायर इज टू 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर बेटा यहाँ पर सेकंड करेक्ट होगा, n स्क्वायर इज टू 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, सरल पेंडुलम के बॉब A को छोड़ा जाता है, फिर डोरी ऊर्ध्वाधर के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। यह मेज पर स्थिर रखे हुए समान पदार्थ और समान द्रव्यमान के दूसरे बॉब B से टकराता है। यदि टक्कर प्रत्यास्थ है, तो यहाँ पर बेटा ध्यान देने वाली बात है कि टक्कर हमारी क्या है, प्रत्यास्थ है। अगर टक्कर हमारी प्रत्यास्थ है तो ऐसे केस में जो हमारा प्रत्यानयन गुणांक होगा या E होगा वो हमारा क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। तो वो बोल रहा है कि जो कंडीशंस दी हैं, इन कंडीशन में कौन सी कंडीशन हमारी जो है सत्य है कि A और B दोनों समान ऊंचाई से उठते हैं, A और B दोनों B पर विराम अवस्था में आते हैं, A और B दोनों A के समान वेग से चलते हैं, या A विराम अवस्था में आता है और B A के वेग से चलता है। वैसे तो बेटा सिंपल सी बात है कि अगर टक्कर प्रत्यास्थ है तो दोनों टकराने के बाद एक दूसरे के वेग क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, एक दूसरे से बदल जाएंगे। लेकिन हम लोग इसको करके देखते हैं। तो बेटा हमें निकालना है, हमने माना इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है हमने माना हमारी है बेटा u1। जब ये इधर जाता है इसकी फाइनल वेलोसिटी u2। फिर जब ये इस तरफ जा रहा है बेटा, इस तरफ जाना शुरू करता है, इसकी वेलोसिटी v1। और बेटा इस तरफ जब वो पहुंच जाता है वेलोसिटी हो गई इसकी v2। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम प्रत्यानयन गुणांक हमारा क्या होगा, प्रत्यास्थ में हमारा 1 होता है, यानी कि v2 माइनस v1 अपॉन u1 इज इक्वल टू 1। तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा हमारा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, संवेग संरक्षण के नियम से अगर निकालें इसमें तो हमारा क्या हो जाएगा, m u1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, m इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दोनों ही बॉब के जो द्रव्यमान है वो समान दे रहा है। तो m ये हमारा हो जाएगा बेटा v1 प्लस m v2। तो हमारा बेटा यहाँ से m कैंसिल हुआ, तो u1 इज इक्वल टू आया v1 प्लस v2। तो u1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बेटा यहाँ पे हमारी आई, हमें इक्वेशन नंबर सेकंड मिली। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 1 तो बेटा हमारी ये है, इसी के नीचे हम लोग लिख देते हैं u1 इज इक्वल टू आया हमारा v2 माइनस v1। तो बेटा यहाँ पर v1 और v1 हमारा कट जाएगा और यहाँ पे आया हमारा 2u1 इज इक्वल टू 2v2। तो 2 से 2 कट गया, यानी कि u1 जो है वो बराबर हो गया v2 के। तो u1 बराबर हो गया v2 के। अब यही वाली जो हमारी वैल्यू आई है हम इनमें से किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो हम पहली वाली इक्वेशन में रखते हैं। तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू आया u1, ठीक है, और v2 बराबर है u1 के। तो v2 अगर बेटा हमारा बराबर है u1 के, या u1 बराबर है v2 के, u1 बराबर है v2 के, तो बेटा यहाँ पर हमारा क्या है, v2 और v2 हमारा कैंसिल हो जाएगा और v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी।
तो V1 की वैल्यू हमारी 0 आ रही है और V2 की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, U1 आ रही है। तो V2 की वैल्यू हमारी U1 आ रही है और बेटा V1 की 0 आ रही है, यानी कि हम क्या देख रहे हैं, हमारी जो वेलोसिटीज हो गई वो क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई, एक दूसरे से बदल गई, यानी कि A विराम अवस्था में आता है और B A के वेग से चलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 29, L इज इक्वल टू 2 जो है आपका मिली हेनरी वाली एक कुंडली के लिए इसके माध्यम से प्रवाहित धारा I इज इक्वल टू टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी है। तो वह समय जब EMF शून्य हो जाता है। तो बेटा हमें यहाँ पे जो है धारा का जो है एक आपको इक्वेशन टाइप का दिया है कि I इज इक्वल टू टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी आपको दिया है व्यंजक। तो बेटा वो बोल रहा है EMF जब शून्य हो जाता है तो वो समय बताइए। तो बेटा EMF शून्य कब होगा, जब हमारा DI अपॉन dt होगा। तो DI अपॉन dt जब हमारा शून्य होगा यानी कि हमारा EMF भी शून्य हो रहा है। तो I इज इक्वल टू बेटा उसने हमको दिया है टी स्क्वायर e टू दी पावर माइनस टी, यानी कि DI अपॉन dt इज इक्वल टू बेटा हमारा क्या हो जाएगा, इनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने का मतलब इसमें क्या है बेटा, 2 t के फंक्शन है, ये तो t है ही है, इसमें भी t है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, इसमें प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि फर्स्ट फंक्शन दूसरे का अवकलन गुणांक प्लस सेकंड फंक्शन उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का अवकलन गुणांक। तो बेटा इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा टी स्क्वायर आपका d अपॉन डी टी, फर्स्ट फंक्शन, इसको फर्स्ट माना इसको सेकंड माना अगर, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का अवकलन गुणांक प्लस सेकंड फंक्शन e की टू पावर माइनस टी और d अपॉन डी टी फर्स्ट का अवकलन गुणांक। तो इसको हम लोग जो है डिफरेंशिएट करते हैं तो टी स्क्वायर e की पावर माइनस टी का तो हमारा e की पावर माइनस टी ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऊपर माइनस का साइन है तो आगे हमारा यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर हमारा e की पावर माइनस टी ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा हमारा 2t। तो हमारा यहाँ पर बेटा जो है हमें मिल रहा है माइनस टी स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस टी प्लस ई टू दी पावर माइनस टी और आपका 2t। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमें कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन हमें मिल रहा है t ई टू दी पावर माइनस टी और बेटा हमें यहाँ पे मिल रहा है 2 माइनस टी। तो 2 माइनस टी और DI अपॉन dt अगर हमारा शून्य होगा तभी EMF हमें क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। तो इसको 0 के इक्वल कर देते हैं। तो 0 इज इक्वल टू बेटा हमारा क्या हो गया, 2 माइनस टी, यानी कि t की वैल्यू आ गई बेटा हमारी यहाँ पर 2 सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर कौन सा जो है वो करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बेटा हमारा 4th जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है 2 सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ दिखाए गए सर्किट में 8 ओम प्रतिरोधक में एक क्षयित शक्ति 2 जो है वॉट है। 8 ओम जो आपका प्रतिरोध लगा है वहां पे जो शक्ति वो दे रहा है वो आपको 2 वाट दे रहा है। 3 वाट प्रतिरोध में 3 वाट प्रतिरोधक में वाट इकाइयों में क्षयित शक्ति है। तो बेटा यहाँ 3 वाट नहीं, यहाँ 3 ओम प्रतिरोधक में वाट इकाइयों की क्षयित शक्ति है। 3 ओम के लिए वो आपसे पूछ रहा है। तो बेटा यहाँ पे 3 ओम के लिए पूछ रहा है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो बेटा हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो बेटा हमारा क्या है, अगर हम लोग इस वाली ब्रांच को देखें, ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, उसने R दिया हुआ है, P दिया हुआ है। तो बेटा हमारे पास पूरे सर्किट में वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज के बिना हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। उसने हमसे क्या पूछा है, शक्ति पूछी है। तो हम पहले वोल्टेज निकालेंगे, देन करंट, देन फिर से हम लोग पावर निकालेंगे। ठीक है, तो बेटा हम सबसे पहले P इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाई R। ठीक है, तो P यहां पर बेटा आपको दिया गया है 2 और R आपको दिया गया है 8 इज इक्वल टू हो गया बेटा V स्क्वायर, यानी कि V इज इक्वल टू हो गया आपका 4 वोल्ट। तो V की वैल्यू बेटा हमारी आ गई 4 वोल्ट। अब ये क्या है, आपस में पैरेलल है, जो हमारा यहाँ पे वोल्टेज होगा वही हमारा क्या होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास वोल्टेज आ गया है, हम क्या निकालेंगे, करंट निकालते हैं। तो करंट I इज इक्वल टू बेटा हमारा V इज इक्वल टू आई आर होता है। I इज इक्वल टू आपका हो गया V बाई आर। V आपके पास 4 है और R आपके पास यहाँ पे क्या है, अगर इस ब्रांच के लिए निकाले तो टोटल प्रतिरोध हमारा क्या हो जाएगा 1 + 3 यानी कि 4 ओम।
तो यहाँ पे 4 आया, यानी कि हमारा 1 एम्पियर। करंट की वैल्यू हमारी क्या आ गई बेटा, 1 एम्पियर आ गई। अब वो बोल रहा है 3 ओम प्रतिरोध में हमारी कितनी पावर क्षयित होती है, कितनी पावर डिसिपेट होती है। तो P इज इक्वल टू बेटा होता है I स्क्वायर R। तो एक पर्टिकुलर प्रतिरोध के लिए आपसे पूछ रहा है, लेकिन करंट तो हमारी सेम होगी। तो बेटा यहाँ पर I हमारा क्या है, I हमें मिला 1, तो 1 का स्क्वायर, और R की वैल्यू है बेटा यहाँ पे 3, तो P इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे बेटा 3 वॉट। तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन जो है वो क्या करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन है 3 वॉट। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जाओं का अनुपात उसकी प्रथम से द्वितीय उत्तेजित अवस्था में है। तो बेटा हम जानते हैं कि E is directly proportional to, या En is directly proportional to 1/n²। वो बोल रहा है प्रथम और द्वितीय उत्तेजित अवस्था के लिए। तो बेटा अगर हम प्रथम के लिए माने तो हमारा यहाँ पर E1, दोनों का रेशियो एक साथ लिखते हैं, E1/E2 हमारा 1/n² है, यानी कि आ जाएगा n2² माइनस n1²। तो प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए हमारे जो n की वैल्यू होती है बेटा हमारी क्या होती है, 2 होती है, तो 2 का स्क्वायर हो गया। द्वितीय के लिए हमारी क्या होती है, 3 होती है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर n2 की जगह, तो हमारा यहाँ आ गया 9/4। तो E1 इज टू E2 आ गया हमारा बेटा 9/4। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन जो है बेटा यहाँ पे करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन है 9/4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। समान परिमाण के धनात्मक एवं ऋणात्मक परिवर्तन क्रमशः ए जो है ब्रैकेट में आपको निर्देशांक दी है 0,0 कॉमा आपका √a, और दूसरे आपको पॉइंट बी दिया है, उसके निर्देशांक दिए हैं 0,0 माइनस √a। तो बेटा यहाँ पे प्लस में दिया है हमको, और यहाँ पे माइनस में दिया है, और बेटा और किस एक्सिस पे दिया है, जेड एक्सिस पे दिया गया है। ठीक है, ऋणात्मक परिवर्तन पर रखे जाते हैं। जब एक अन्य धनात्मक बिंदु आवेश को -2a 0,0 से 0,2a 0 तक ले जाया जाता है, तो विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य। तो बेटा विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है। यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, यहाँ समान परिमाण के जो है आवेश होगा, समान परिमाण के आवेश धनात्मक और ऋणात्मक परिवर्तन, आवेशों के धनात्मक और ऋणात्मक परिवर्तन क्रमशः है। ठीक है, तो बेटा आवेश यहाँ पे मिसिंग है, इसको कर लेते हैं। फिर क्या है बेटा, यहाँ पे जेड एक्सिस की बात कर रहा है। जैसे हमारे पास यहाँ पर इस तरह से एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसी के परपेंडिकुलर हमारी क्या होगी, जेड एक्सिस होगी। हम लोग इस तरह से लेते हैं, ये जेड एक्सिस है। वो बोल रहा है कि जेड एक्सिस पे क्रमशः हमारे कहाँ पे रखे हैं, हमारे जो आवेश हैं वो यहाँ पे हमारे √a है, यहाँ पे -√a है। और हम लोग जानते हैं कि अगर इस तरह से आवेश रखे हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये हमारे क्या बना रहे हैं, डाइपोल बना रहे हैं, डाइपोल बना रहे हैं, द्विध्रुव बना रहे हैं। तो बेटा हमने पढ़ रखा है कि Vp इज इक्वल टू आपका क्या होता है, Vp इज इक्वल टू होता है Kp cos थीटा अपॉन बेटा होता है हमारा r²। अगर हमारा कोई भी कोण बन रहा है, तो ऐसे केस में हमारा क्या होता है, Vp कोई वैल्यू देता है। लेकिन अगर एंगल हमारा क्या है 90 डिग्री है, तो ऐसे केस में हमारा Vp क्या होता है, 0 होता है किसी भी पॉइंट पर। समझ में आया? तो बेटा एंगल अगर हमारा 90 डिग्री है, ये हमारे ध्यान देने की बात है। आगे वो बोला कि इस तरह से जो है रखा हुआ है, अगर एक अन्य धनात्मक बिंदु आवेश को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाना है, यानी कि -x अक्ष से आपको पॉजिटिव y अक्ष तक ले जाना है। यानी कि यहां पर होगा हमारा 2a -2a, क्योंकि ये नेगेटिव x एक्सिस है, और यहाँ पे होगा बेटा हमारा 2a, ये हमारा पॉजिटिव y एक्सिस है। ये इस तरह से अगर इन दोनों के बीच में देखें, इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच में, तो ये जो एंगल आ रहा है, तो तीनों ही एक्सिस क्या होती हैं, आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये जो एंगल आ रहा है इस अक्ष और इस अक्ष के बीच में, वो हमारा क्या आ रहा है, 90 डिग्री। अगर एंगल हमारा 90 डिग्री होगा, तो किसी भी पॉइंट पर
हमारा विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य हमारा क्या होगा बेटा, शून्य होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट ऑप्शन है शून्य। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बेटा, पी नॉट शक्ति वाली एक मोटर का उपयोग किसी दिए गए क्षैतिज पाइप के माध्यम से एक निश्चित दर पर पानी पहुंचाने के लिए किया जाता है। उसी पाइप के माध्यम से पानी के प्रवाह की दर को n गुना बढ़ाने के लिए मोटर की शक्ति को P1 तक बढ़ा दिया जाता है। तो P1 से P नॉट का अनुपात होगा। वो बोल रहा है हमारे पास कोई क्षैतिज पाइप है, उससे क्या निकल रहा है, हमारा पानी अगर गुजारा जाता है तो उसके लिए हमें P नॉट शक्ति की जरूरत पड़ती है। अगर उसी पानी को हमें n गुना बढ़ाना हो, ठीक है, तो हमें P1 शक्ति की जरूरत पड़ती है। तो वो बोल रहा है कि P1 और P नॉट का जो है आपका अनुपात क्या होगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर जो आपको दे रहा है, निश्चित दर पर पानी पहुंचाने के लिए। तो बेटा यहाँ पे जो दर वर्ड दिया है उसका भी क्या यूज है वो हम बताते हैं आपको। बेटा P इज इक्वल टू होता है W अपॉन T। तो P इज इक्वल टू अगर होता है आपका W अपॉन T, तो हमें P अगर निकालना है तो हमें जो है कार्य पता होना चाहिए, लेकिन हमें कार्य नहीं पता है। तो कार्य हमें कैसे निकालेंगे, W इज इक्वल टू होता है डेल्टा के, यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम से हमने पढ़ा था कि W इज इक्वल टू डेल्टा के। तो यानी कि हमारा W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर। क्लियर। तो बेटा हमें क्या निकालना पड़ेगा, हाफ mv स्क्वायर के लिए हमारे पास मास होना चाहिए और वेलोसिटी होनी चाहिए। तो एक सेकेंड में मास फ्लो आपका कितना होगा, एक सेकेंड में मास फ्लो आपका, बेटा मास कैसे निकालेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू आपका हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, अगर हम इसको लिखें मास, एक सेकेंड में मास फ्लो अगर हम देखें तो हमारा T की बात कर रहा है, यानी कि m/T की बात कर रहा है यहाँ पर। तो रो V को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर आपका हो जाएगा A इंटू V होता है वॉल्यूम, यानी कि एरिया इंटू आपका लेंथ। तो A इंटू हमने यहाँ पे लिखा V वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, वेलोसिटी की जगह हम लोग लिख सकते हैं x अपॉन टी। तो वही चीज हो गई ना, मास अपॉन टाइम आ गया। एक सेकेंड में हमारा कितना मास फ्लो करता है, रो ए एक्स अपॉन टी। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे बेटा, k इज इक्वल टू है आपका हाफ mv स्क्वायर। तो जो हमारा m/t एक सेकेंड में हमारा कितना मास फ्लो कर रहा है, एक सेकेंड के लिए ले तो बेटा t इज इक्वल टू तो 1 ही हो जाना है। तो यहाँ पे हाफ m है हमारा यहाँ पे बेटा रो ए v इंटू वी स्क्वायर। तो बेटा आया हमारे यहाँ पे हाफ रो ए वी क्यूब, यानी कि आपका k इज इक्वल टू हाफ रो ए वी क्यूब। तो बेटा हमारे यहाँ पर k की वैल्यू हमें मिल गई, लेकिन हमें क्या निकालना है, जो है हमारा p की वैल्यू हमको निकालनी है। हमें क्या निकालना है, P1 और P नॉट का अनुपात निकालना है। तो बेटा P1 की वैल्यू हमारी क्या होगी, P1 हमारा क्या हो जाता है, इसकी शक्ति मतलब P1 हो जाती है हमारी शक्ति अगर n गुना हम उसको दर उसकी बढ़ा देते हैं। तो n गुना दर बढ़ाने के लिए बेटा यानी कि हमारा P1 इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ रो ए वी क्यूब में हम लोग कितना बढ़ा रहे हैं, उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ा रहे हैं, n गुना बढ़ा दे रहे हैं। तो यानी कि यहां पे हम लोग लिख सकते हैं nv की पावर क्यूब, यानी कि हाफ रो ए n क्यूब v क्यूब। P1 इज इक्वल टू, और P नॉट हमारा बेटा क्या था, P नॉट हमारा था यहाँ पर, इसको P नॉट भी लिख सकते हैं क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, पर यूनिट टाइम ले रहे हैं। तो यहाँ पे P नॉट इज इक्वल टू क्या था, हाफ रो ए वी क्यूब। तो P नॉट इज इक्वल टू है हमारा हाफ रो ए वी क्यूब। तो बाकी सारा हमारा कट गया, केवल हमारा यहाँ पे बचा n क्यूब। तो P1 अपॉन P2, P1 अपॉन P नॉट बेटा हमारा यहाँ पे क्या आया, n क्यूब बाई 1। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट ऑप्शन है, n क्यूब इज टू 1। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे
कि एक चोर सीधी सड़क पर 9 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती हुई जीप में भाग रहा है, एक पुलिसकर्मी 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती हुई जीप में भाग रहा है, एक पुलिसकर्मी की चाल से चलती हुई मोटरसाइकिल पर उसका पीछा करता है। यदि मोटरसाइकिलों के जीप की तत्कालिक दूरी, मोटरसाइकिल से जीप की जो तत्कालिक दूरी है वो बेटा 100 मीटर है, तो पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा। बेटा क्वेश्चन इतना लंबा है लेकिन है 2 लाइन का कि बेटा चोर के परितः जो आपकी पुलिस की चाल है यानी कि VPT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VP माइनस VT। तो हमारे जो चाल है पुलिस की वो हमारी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, और जो चोर की चाल है वो 9 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे आया 1 मीटर पर सेकेंड VPT। ठीक है, तो बेटा वेलोसिटी आ गई हमारी कि पुलिस के सापेक्ष, चोर के सापेक्ष पुलिस की कितनी हमारी वेलोसिटी है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, टाइम, कितनी देर में चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा। तो T इज इक्वल टू बेटा होता है S अपॉन V। तो S है हमारा यहाँ पे 100 मीटर और V बेटा हमारा निकला है 1, तो T इज इक्वल टू हो गया हमारा 100 सेकेंड। तो कितनी देर में पकड़ने का जो टाइम पूछ रहा है, चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा, तो हमारा टाइम होगा 100 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 35। 19.6 मीटर ऊंचे एक टावर के ऊपर से एक गेंद को क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है। यदि प्रक्षेपण बिंदु से मिलाने वाली रेखा जहां गेंद जमीन से टकराती है क्षैतिज रेखा के से 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा। तो बेटा कुछ इस तरह का जो है सिनेरियो है कि इस तरह से हमारे पास 19.6 मीटर कोई ऊंचा टावर है, ऊंचाई इसकी 19.6 मीटर है। ठीक है, ऊपर से इस तरह से कोई गेंद बेटा फेंकी जाती है। ठीक है, अगर इसको इस तरह से बनाए, ये यहां से बेटा 45 डिग्री का कोण बनाती है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी बेटा हमारा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर वो जमीन से टकराती है, क्षैतिज रेखा से 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो गेंद पर प्रारंभिक वेग यानी कि गेंद का प्रारंभिक वेग यानी कि आपसे U पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर tan 45 करें तो tan 45 इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे लंब बटे आधार। तो लंब है यहाँ पर हमारा 19.6 और आधार हमने माना हमारा है x। ठीक है, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो यानी कि x की वैल्यू भी आ गई हमारी 19.6। तो ये जो दूरी आ गई ये भी हमारी आ गई 19.6। अब बेटा हमसे पूछा है उसने गेंद का प्रारंभिक वेग, तो हमें कितने समय में गेंद नीचे आती है, तो T इज इक्वल टू बेटा हमारा √2h/g। तो 2 इंटू 19.6 बाई आपका आया 9.8। तो यहां पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो T की वैल्यू बेटा हमारी यहां पर क्या आई, 2 सेकेंड, क्योंकि ये इससे कटा 2 आया, 2 का अंडर रूट किया यहाँ पे 4 का, तो यहाँ आया T 2 सेकेंड। अब हम इनिशियल वेलोसिटी जो है या प्रारंभिक वेग आसानी से निकाल सकते हैं। तो U इज इक्वल टू होता है x/t। x की वैल्यू हमारी है बेटा यहाँ पे 19.6 और t आया हमारे पास 2। तो हमारा जो U आया, जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी आई, वो आई 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 36। आयाम A और आवृत्ति F वाली दो तरंगों में कलांतर π/2 है। उनके अध्यारोपण के कारण परिणामी तरंग का आयाम और आवृत्ति होगी। तो बेटा यहाँ पे क्या है, आपको जो तरंगों में कलांतर दे रहा है और उनके अध्यारोपण के कारण परिणामी तरंग का आयाम और आवृत्ति पूछ रहा है। तो बेटा हमने तरंग का इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग जो समीकरण लेंगे उसमें फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लेंगे। तो बेटा यहाँ पे हमने माना y1 हमारा है a sin ओमेगा t होता है, तो हम ओमेगा की जगह 2π/ft ले रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, y2 हमारी क्या है, कलांतर π/2 है, तो a sin 2π/ft प्लस π/2, इक्वेशन नंबर बेटा हमारी आई 2। तो वो बोल रहा है कि अध्यारोपण के कारण, तो y1 प्लस y2 इज इक्वल टू, दोनो't करो तो हमारा a जो है कॉमन आ गया, साइन 2π/ft प्लस 2π/ft प्लस π/2। ठीक है,
हमने इनको ऐड कर दिया। तो बेटा साइन ए प्लस साइन बी का हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। तो साइन ए प्लस साइन बी होता है 2a, ए तो है हमारा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए प्लस बी और इंटू साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो बेटा हम लोग करेंगे इसको, जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आया यहाँ पे साइन 2 पाई एफ टी इंटू कॉस पाई बाई 4, जब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो 2a कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू होगी बेटा अंडर रूट 1 बाई अंडर रूट 2, तो 1 बाई अंडर रूट 2 बाहर ले लो, आया साइन 2 पाई एफ टी। तो बेटा यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 2a इंटू साइन 2 पाई एफ टी। तो बोल रहा है कि आयाम क्या होगा बेटा, तो आयाम जो है हमारा जो है आया यहाँ पे अंडर रूट 2a, तो आयाम हमारा अंडर रूट 2a है और फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पे हमें f ही मिली है, तो उसमें कोई चेंज नहीं, तो फ्रीक्वेंसी हमारी f है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37 कि 10 kg द्रव्यमान के एक ब्लॉक को 30 डिग्री झुकाव वाले चिकने आनत तल पर ऊपर की ओर ढकेला जाता है, जिससे इसका त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। लगाया गया बल है कुछ इस तरह का है कि हमारे पास कोई भी आनत तल है, उसमें हम लोग एक ब्लॉक को रखा जो ऊपर की ओर धक्का दिया जा रहा है। तो ऊपर की धक्का देने पर जो इसका एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बल लगाया जा रहा है ऊपर की ओर। तो अगर FBD बनाए तो नीचे हमारा mg लग रहा होगा, इस तरह से हमारा यहाँ पे लगेगा mg cos थीटा और इधर लगेगा हमारा mg sin थीटा। तो बेटा इक्वेशन लिखो इसकी, तो हमारा आ जाएगा F माइनस ऊपर की ओर ढकेला जा रहा है F माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू आया हमारा ma। तो F इज इक्वल F माइनस m की वैल्यू दी है 10, ठीक है, m की वैल्यू है बेटा यहाँ पे 10, g की वैल्यू 10 और साइन 30 डिग्री है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है इंटू 1/2। m की वैल्यू है 10 और a की वैल्यू है यहाँ पे 2, इससे कटा ये आया 5। तो f माइनस 50 इज इक्वल टू आया आपका 20, तो f इज इक्वल टू आया आपका 70 न्यूटन। तो हमारा ऑप्शन नंबर है यहाँ पर 4th हमारा करेक्ट ऑप्शन है 70 न्यूटन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 38 है कि 3 धातुओं A, B और C के कार्यफलन क्रमशः 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं। कौन सी धातुएं 4100 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की विकिरण के लिए फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेंगे? कौन सी धातु के लिए पूछा गया? तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये जो हमें तरंगदैर्घ्य दी गई है, तो इस जो ये धातु इसका वर्ग फंक्शन क्या होगा, इसका जो कार्यफलन क्या होगा ये निकालते हैं। तो W नॉट इज इक्वल टू हमारा HC अपॉन लैम्डा। तो बेटा HC अपॉन लैम्डा है, तो HC अपॉन लैम्डा की हम डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं HC की 19.86 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 26। 19.86 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 26 बटे बेटा आया लैम्डा की वैल्यू है हमारी 4100 इंटू 10 टू दी पावर हुआ बेटा यहाँ पर हमारे पास -10। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आता है 4.8 इंटू 10 टू दी पावर -19। लेकिन सब कुछ हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो यहाँ पर हम 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 से भाग दे देते हैं, तो हमारा ये ऊपर कट के आया 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा वर्क फंक्शन आया। यहाँ पे हम देखें कि हमारा यहाँ पे जो कार्यफलन A का है वो 1.92 है और जो B का है वो 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और जो हमारा C का है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जो हमारा W नॉट है वो बड़ा है किससे, WA से, और W नॉट बड़ा है किससे, WB से, यानी कि दोनों ही क्या है इससे बड़े हैं। और जो तीसरा हमारा वर्क फंक्शन है C के लिए वो क्या है, उसकी वैल्यू 3 से क्या है, बड़ी है। तो ऐसी कंडीशन में A प्रकाश से A और आपका B जो है प्रकाश से क्या हो जाएगा, आपतित होगा। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। दी गई आकृति में पारस्परिक प्रेरकत्व गुणांक क्या होगा, यानी कि आपसे क्या पूछा है, M पूछा है। सबसे पहले बेटा हम लोग यहाँ पे चित्र की तरफ देखते हैं।
तो हमें यहाँ पर एक स्क्वायर दिया है और यहाँ पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर दिया है। स्क्वायर की जो साइड दी है वो ए दी है और करंट कैरिंग कंडक्टर से स्क्वायर की जो दूरी दी है वो आपको जो है बी दे रखी है। तो बेटा हमारा जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट इस तरफ जा रही है, तो अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो राइट हैंड थंब रूल से क्या होगा, हमारा यहाँ पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इनटू द बोर्ड होगा, अंदर होगा। और हमारा जो एरिया वेक्टर है और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम होगा। दोनों का ही डायरेक्शन सेम है, यानी कि cos फाई की जो वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन सेम होने की वजह से। दूसरी चीज, अगर हमारा ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके लिए हमारा क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। ठीक है, और इसी करंट के कारण जो इस पर, इसकी वॉल पर जो भी हमारा फ्लक्स पड़ता है फाई इज इक्वल टू, बेटा हमने माना फाई इज इक्वल टू होता है बी डॉट डी ए। बी हमें दिया है बेटा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, और डी ए बेटा हमारा है, डी ए हमने यहाँ पर अगर निकाले तो कैसे निकालेंगे, डीए निकालने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर क्या किया, एक एलिमेंट्री पार्ट लिया। इस एलिमेंट्री पार्ट का जो हमने यहाँ पे डिस्टेंस लिया, हमने माना यहाँ पे डिस्टेंस नहीं कहेंगे, इसकी जो लेंथ ली वो हमने माना ये हमारी dx है। ठीक है, एलिमेंट्री पार्ट की। और अगर इसकी लंबाई देखें, ये इसकी चौड़ाई है, अगर लंबाई देखें तो बेटा हमारी क्या होगी, a ही होगी, क्योंकि ये स्क्वायर है, सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये a इंटू डी एक्स, एरिया क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि एरिया हमें अगर इसका निकालना हो तो a इंटू डी एक्स हमारा एरिया आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब बेटा हम जो यहाँ पर dA की जगह क्या लिख देंगे, dA की जगह हम लोग लिखेंगे a इंटू डी एक्स, इसको dA कर लो, a इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारा आ गया फाई। अब बेटा हमारा जो लिमिट लगाएंगे, अगर हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम जो लिमिट लगाएंगे, हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है, b से। अगर ये हमारा b है तो यहाँ से बेटा यहाँ तक की टोटल वैल्यू हमारी क्या होगी, a प्लस बी। और हमने माना ये जहां से हमने एलिमेंट्री पार्ट लिया है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो हमारी क्या होगी, x होगी। ठीक है, तो हमारी जो लिमिट हो गई वो हमारी कहाँ से कहाँ तक हुई, b से a प्लस बी। तो बेटा हम इसका जो है इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स a dx। ठीक है बेटा, अब हमने इंटीग्रेशन किया, जो हमारी लिमिट आई वो हमारी आई b से a प्लस बी। बस सारी प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हमारी। ये हमारा चल रहा है फाई के इक्वल, फाई इज इक्वल टू होता है बेटा एम आई, क्योंकि हमें m निकालना है तो हमने फाई इज इक्वल टू एम आई यहाँ पे पुट किया। अब म्यू नॉट आई और बेटा यहाँ पे 2 पाई और a हमारा क्या है, कांस्टेंट है, अंदर क्या जाएगा, dx अपॉन x। ठीक है, तो ये हमारा dx अपॉन x, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट हमारी b से a प्लस बी है, तो ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई a अपॉन 2 पाई लॉग x। लॉग x आपका b से a प्लस बी। ठीक है, तो हमारा इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा तो आएगा म्यू नॉट आई a अपॉन 2 पाई, लिमिट लगाएंगे तो ln a प्लस बी अपॉन बी आ जाएगा। ठीक है, a प्लस बी अपॉन बी आ जाएगा। तो आपका चल रहा है एम आई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई a अपॉन 2 पाई ln a अपॉन बी प्लस 1। ठीक है बेटा, अब हमारा i से i कैंसिल हो गया, तो m इज इक्वल टू आया हमारा म्यू नॉट a अपॉन 2 पाई ln 1 प्लस a अपॉन b। ये हमारा आंसर हमें मिला। देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन जो है बेटा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड जो है हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, म्यू नॉट a अपॉन 2 पाई ln
log 1 प्लस a बाई बी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में बेटा आपको स्पेक्ट्रम लाइन दी है और सूची 2 में आपको तरंग दैर्ध्य दी है। बेटा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी हमारा ट्रांजिशन हो रहा है 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2, तो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जो बहुत ही पास पास वाले ट्रांजिशन होते हैं, जैसे ये जा रहा है 3 से 2 में, बिल्कुल अगल बगल वाला, ठीक है, कॉन्सिक्यूट है। तो ये वाला जो है 4 से 2 क्या है, दूर है। सबसे ज्यादा पास क्या है, 3 से 2। तो जितने ज्यादा पास होते हैं उन्हीं की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। अगर ये 3 से 2 में जा रहा है तो इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी। तो इसमें सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी है, तरंग दैर्ध्य हमारी 656 है। तो यानी कि इसका जो मैच होगा वो जो है 656 ही होगा इसका। तो बेटा और आगे हम देखते हैं ये जो 3 हमको दिए गए हैं इसको हम कैसे जज करें। कभी कभी ऑप्शन से भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन बेटा हमें जो फर्स्ट दिया है वो हमें दिया है ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। तो बेटा ए का 3 केवल यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए जो है पहले क्या दिया है, 3 दिया है, बाकी हमें कोई भी नहीं दिया। वो यहाँ पे ए में सभी में 1 दिया है, इसमें 2 दिया है, इसमें 4 दिया है। केवल यही एक ऑप्शन है जिसमें ए आपको 3 दिया है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा करेक्ट ऑप्शन। बेटा 42 नंबर है कि एक प्रयोग में स्क्रू गेज की सहायता से 5 सेंटीमीटर लंबाई के तार के व्यास का मापन करने पर मुख्य स्केल 1 मिलीमीटर पड़ता है और वृत्ताकार पैमाने पर 48वां विभाजन संदर्भ रेखा के साथ मेल खाता है। वृत्ताकार पैमाने पर 100 विभाजन है। यदि स्क्रू गेज की पिच 1 मिलीमीटर है तो तार का आयतन होगा। बेटा आपसे तार का आयतन पूछ रहा है तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हमारा जो लीस्ट काउंट होता है वो हमारा क्या होता है, पिच बटे आपका जितना भी डिवीजन सर्कुलर स्केल। तो बेटा हमारा यहाँ पर लीस्ट काउंट जो है, हमारा जो पिच यहाँ पे दिया है, पिच हमें 1 मिलीमीटर दिया है, ठीक है, अपॉन कितना विभाजन है, 100। तो बेटा लीस्ट काउंट हमारा क्या आ जाएगा, 0.01 mm आ जाएगा। अब बेटा हमारा जो डायामीटर हमें निकालना है वायर का, यहाँ पे वो बोल रहा है कि तार का आयतन क्या होगा। स्क्रू गेज क्या माप सकता है, डायामीटर माप सकता है। तो सबसे पहले हम डायामीटर निकाल देंगे और वायर का आयतन पूछ रहा है, यानी कि वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो उसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एल। एल तो बेटा हमें क्वेश्चन में गिवन है, एल हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, लेकिन हमें जो है पाई आर स्क्वायर एल रेडियस जो है गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम डायामीटर निकाल लें, डायामीटर से रेडियस आसानी से आ जाएगी। तो डायामीटर ऑफ जो आपका वायर है, जो व्यास होगा आपका वायर का, वो क्या हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस आपकी सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग हमारी क्या है, 1 और 1 मिलीमीटर। सर्कुलर स्केल की क्या हो जाएगी हमारी, लीस्ट काउंट है 0.01। कितने खानों से कोइंसाइड कर रहा है, 48 खान पे पर कोइंसाइड कर रहा है। तो 1 प्लस 0.48 यानी कि हो गया हमारा 1.48। ये हमारा है बेटा मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में करना है तो -1 कर दिया। ये हमारा यहाँ पर डायामीटर की वैल्यू आ गई। अब डायामीटर आ गया तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एल। तो बेटा पाई की वैल्यू होती है 3.14। आर बेटा हमें ये डायामीटर आ गया तो डायामीटर बाई 2 जो हो जाएगा वो हमारा आर हो जाएगा, स्क्वायर इंटू बेटा एल हमको दे रहा है 5 सेंटीमीटर। जब बेटा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व करके जो आंसर आता है 0.086 सेंटीमीटर क्यूब आता है। तो बेटा हमारा यहाँ पे ऑप्शन जो है वो कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे मान लीजिए 30 सेंटीमीटर लंबाई, आंतरिक त्रिज्या 11 सेंटीमीटर और बाह्य त्रिज्या 15 सेंटीमीटर वाले खोखले सिलेंडर का अपनी धुरी के चारों ओर जड़त्व आघूर्ण आई है। समान द्रव्यमान की एक पतले सिलेंडर की त्रिज्या जिससे कि अपनी धुरी के चारों ओर जड़त्व आघूर्ण भी आई है, x सेंटीमीटर पाई जाती है, तो x का मान होगा। तो बेटा x का मान आपसे पूछ रहा है कुछ इस तरह का सिनेरियो कि हमारे पास कोई इस तरह से सिलेंडर है, ठीक है, उसका जो आउटर जो इनर रेडियस है वो बेटा आपको दिया है 11 और जो आउटर रेडियस है वो आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बेटा हम चूंकि हमें
आउटर रेडियस और इनर रेडियस दिया गया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इसका कैसे निकालेंगे? मास तो उसने दिया है हमारा क्या है, m है, द्रव्यमान हमारा सेम है, तो बेटा हमारा मास जो है इसमें m है। ड्यू टू कैविटी अगर हम देखें तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I क्या हो जाएगा, I हो जाएगा हाफ m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ठीक है, फिर वो बोल रहा है कि समान द्रव्यमान का एक पतला सिलेंडर है जिसकी त्रिज्या कि अपनी धुरी के चारों ओर जड़त्व आघूर्ण I है x सेंटीमीटर है। एक हमारे पास पतला सिलेंडर है जिसकी त्रिज्या क्या है, x सेंटीमीटर है। ठीक है, उसका भी मास सेम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, इसका सेम हो जाएगा, यानी कि I1 इज इक्वल टू I2, यानी कि mx स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा हाफ m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। तो m से m बेटा कट गया, यहां पर आया हमारा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, यहां पे रखेंगे 11 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर हमारा आ गया बेटा हाफ 121 प्लस 225, तो आया हमारा 346/2 यानी कि 173। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 173 आया, तो अप्रोक्सीमेट बेटा 13 का जो अंडर रूट होता है 169 होता है, तो उसी के आसपास वैल्यू है, तो हमारा आ जाएगा 13 समथिंग मेरी वैल्यू आएगी, तो 13 यहाँ पे ऑप्शन थर्ड दिया 13.1, x की वैल्यू आ जाएगी, रेडियस की वैल्यू 13.1, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा कि निम्नलिखित विद्युत परिपथ में A और B के बीच प्रभावी प्रतिरोध की गणना कीजिए। बेटा हम लोग क्वेश्चन में देखें अगर, तो ये आर्म और ये आर्म, इन दोनों का रेशियो निकालो, तो 2r/r, और इन दोनों का रेशियो निकालो, तो इसका भी रेशियो आ रहा है 2r/r, यानी कि दोनों के रेशियो सेम है, यानी कि यहाँ पर जो करंट होगी वो नहीं जाएगी, इसको हम लोग क्या मानेंगे, नेग्लिजिबल मानेंगे। सिंपली अगर इन दोनों का रेशियो देखें तो इस जो ये आपका पार्ट है इसमें भी करंट नहीं जाएगी, तो हमारा जो सर्किट आएगा वो हमारा किस तरह से आएगा, इस तरह से। ठीक है, तो अब इधर करंट नहीं जा रही, यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से करंट नहीं जा रही है। ये आपका 2r है, ये भी आपका 2r है, ये r है, ये 2r है, ये भी 2r है, तो बेटा हमारा ये क्या हो गया, 4r हो गया, ये 2r हो गया, ये भी 4r हो गया, तो जो हमारा आएगा इस तरह से सर्किट, ये आपका है 2r, ये आपका है 2r, सॉरी ये आपका है 4r, ये है 2r, ये है 4r, तो हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल है सब, तो r इक्विवेलेंट निकाल लो, तो आया आपका 1/4r प्लस 1/4r प्लस 1/2r, तो इसका हमने एलसीएम लिया, तो आया हमारे पास यहाँ पे 2r प्लस 2r r इक्विवेलेंट, तो r इक्विवेलेंट बेटा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2r अपॉन आपका आया यहाँ पे r प्लस r आएगा, यहाँ पे 2r अपॉन बेटा r प्लस r, तो r इक्विवेलेंट आया हमारा यहाँ पे 2r अपॉन r प्लस r, तो बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट आया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन है। Q आवेश वाला एक ठोस चालक गोला एक अनावेशित संकेंद्रित चालक खोखले गोलाकार खोल से घिरा हुआ है। माना कि ठोस गोले की सतह और खोखले खोल की बाहरी सतह के बीच विभवांतर V है। यदि खोल को -3Q आवेश दिया जाए तो उन्हीं दो सतहों के बीच में नया विभवांतर क्या होगा। तो बेटा हमारे पास एक ये गोला है, एक ये गोला है, ठीक है, ये हमारा क्या है, चार्ज है, इस पे +Q आवेश है, ठीक है, ये हमारा अनचार्ज है, अनावेशित है, ठीक है, इस पर Q आवेश है, ये क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, ठोस है,
और ये हमारा खोखला गोला है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। तो अगर हम केस 1 लें, अगर हम इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, यानी कि VA के लिए हम लोग लें, VA निकालें तो हमारा क्या आ जाएगा, KQ। अगर इसकी रेडियस हमने A ली है बेटा और इसकी रेडियस हमने B ली है, तो KQ अपॉन A, और VB हमारा क्या आ जाएगा बेटा, इसके कारण जो उस पर चार्ज होगा हमारा, इसके कारण जो हमारा VB आएगा वो क्या आएगा, KQ अपॉन B। ठीक है, अब बेटा हमारा जो VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, वो हमारा क्या आया, KQ अपॉन A माइनस KQ अपॉन B। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया। अब वो बोल रहा है सेकंड केस में कि हम लोग यहाँ पर कोई -3Q आवेश अगर दिया जाए, यदि खोल में खोखले गोले पे -3Q आवेश आपको दिया जा रहा है, ठीक है, तो उन्हीं दो सतहों के बीच में नया विभवांतर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहले तो हमें VA माइनस VB जो दिया था उसकी वैल्यू B थी, अब केस 2 ले रहे हैं, तो केस 2 में अगर VA के लिए हम देखें तो VA के लिए हमारा क्या हो जाएगा, इसके कारण KQ अपॉन A माइनस 3KQ अपॉन B। ठीक है, अब जो है VB के लिए देखें तो VB हमारा क्या हो जाएगा, कि VB के लिए जो हम निकालेंगे अगर VB, तो KQ अपॉन B 3KQ अपॉन B माइनस आपका KQ अपॉन B। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या करते हैं बेटा, इन दोनों ही के लिए हमें निकालना है, VA माइनस VB निकालना है, तो ये और ये हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो VA माइनस VB बेटा आया यहाँ पे 3Q अपॉन A माइनस Q अपॉन B। तो ये वही रिजल्ट आ रहा है बेटा जो रिजल्ट हमें यहां मिला था, यानी कि पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जब हमारा बाहर हमने जो कोई भी आवेश नहीं दिया था तब भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो V था, और जब हमने आवेश दे दिया तब भी पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या है, V ही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो बेटा आज का डिस्कशन यहीं तक, थैंक यू।